नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, जैसा कि पिछला वीडियो पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्नों का डाला था, बहुत अच्छे प्रश्न रहे, बहुत अच्छा आपका सपोर्ट रहा मेरी मेहनत के अनुसार। उसी प्रकार कंटिन्यू फिर मैं पर्यावरण अध्ययन का लाया हूँ और इसके तुरंत बाद शिक्षा मनोविज्ञान के 30 प्रश्नों का एक अच्छा कल वीडियो दमदार डालूंगा, वो भी देखना। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, बिल्कुल। उन प्रश्नों को देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, किस प्रकार के प्रश्न अपने एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? तो मित्रों, जो शारदा एक्ट है ये 1929 की बात है। शारदा एक्ट की अजमेर से हरविलास शारदा लेकर आए थे इस एक्ट को। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था, पारित किया था, लागू किया था, और ये एक्ट लागू हुआ था अपने भारत में फिर 1929 से 1 अप्रैल 1930 को। फिर इसी का नाम चेंज करके नाम रखा गया, याद रखना, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006, और इसको फिर लागू किया गया था अपने भारत में 1 नवंबर 2007 को। पूरे देश में लागू किया गया था, इसको याद रख लेना, है ना। तो ये चीज़ें मैंने बता दी है, मोस्ट मोस्ट जो फैक्ट है वो। तो इसमें जो आपको बता दूं, मैंने पूछी बालिकाओं की आयु, पूछी बालिका की विवाह आयु ना। तो बालिका की विवाह आयु इसमें 14 वर्ष तय की गई थी। बालिका की विवाह आयु 14 वर्ष रहेगी इसमें, शारदा एक्ट 1929 में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ मित्रों, 1978 में इसमें संशोधन किया गया, जिसमें लड़की की एज 18 और लड़के की एज 21 वर्ष घोषित कर दी गई, जो वर्तमान तक है। तो दोस्तों, विकल्प एक सही उत्तर है प्रश्न संख्या एक में। चलते हैं प्रश्न संख्या दो पर। प्रश्न संख्या दो है, बागवान, पांची व पारहान परहान इत्यादि वस्त्रों का संबंध किस राज्य से? अच्छा प्रश्न है कि बागवान, पांची और परहान, इन वस्त्रों का संबंध किस राज्य से? जो वस्त्र टॉपिक है वहां से प्रश्न है। असम, त्रिपुरा, झारखंड या केरल? अच्छी अच्छी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, आपको बता दूं मैं, इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड। देखिए मित्रों, झारखंड में वस्त्रों का जिक्र इतना ही है, बागवान, पांची और परहान, ठीक है। याद रख लेना, बागवान, पांची का परहान झारखंड में है, ठीक है। यह बागवान, पांची का परहान झारखंड में है, ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। तो अपना आप याद हो जाएगा और कुछ नहीं याद रखना। बात करूं असम और त्रिपुरा की, इनमें दोनों में, दोनों राज्य मैंने इसीलिए ऑप्शन में लिए। मैं यहाँ पे चाहता तो मेघालय ले सकता था, सिक्किम ले सकता था, नहीं लिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों राज्यों में एक समानता है, क्या? इनमें जो भी वस्त्र है ना, उन वस्त्रों के नाम ज़्यादातर आते हैं रे से। किससे आते हैं? रे से, रे अक्षर से ना। रे से जो वस्त्र आते हैं वो या तो असम में होंगे या त्रिपुरा में होंगे, ठीक है। जैसे कि रीसा है, ठीक है, रीहा है, रिकुटू है, रिगनाई है ना, रिनकोटा है। ये सारे के सारे जो वस्त्र हैं वो असम और त्रिपुरा में रे से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 प्रश्न तैयार कर दिए गए। इसके अलावा एक और प्रश्न करेंगे, केरल। केरल की बात बताऊँ, ठीक है, कि केरल में एक तो पहने जाते हैं ज़्यादा सफ़ेद वस्त्र। अगर पूछ लेंगे सफ़ेद वस्त्र नॉर्मली कहाँ पे पहने जाते हैं, तो केरल के लोग सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखो, मैं बताऊँ आपको, एक तो होता है मुंडू और एक होता है नेरियाथू वस्त्र। मुंडू पुरुष पहनते हैं, नेरियाथू स्त्रियां पहनती, ठीक है। अब देखो, मुंडू और नेरियाथू, ये आपको याद रखना, मुंडू और नेरियाथू, दो तो वस्त्र ये हुए, और तीसरा वस्त्र हुआ उसमें मुंडू मुंह हो गया, और चौथे वस्त्र में नेरिया थू हो गया, ठीक है। मुंडू, नेरिया थू, मुंडू मुंह, नेरिया थू मुंह, और सफ़ेद वस्त्र भी केरल में पहने जाते हैं, ठीक है। ट्रिक बता देता हूँ अपने भाषा में, कि केरल में सफ़ेद मुंडा नेड़ा है, ठीक है। केरल में सफ़ेद मुंडा नेड़ा है, नेड़ा यानी पास में, ठीक है। ये अपनी भाषा में ट्रिक है, केरल में सफ़ेद मुंडा नेड़ा है, ठीक है। तो दोस्तों, विकल्प 3 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 2 में। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 क्या है, देखिए, अच्छा प्रश्न है, बनाया हुआ प्रश्न है बिल्कुल, और ऐसे प्रश्न आएंगे। कपड़े की नाप है तो प्रयुक्त फीता या इंच टेप की लंबाई क्रम से कितनी होती है? क्रम से बतानी है। कपड़े की नाप है तो प्रयुक्त फीता, या जिसे इंच टेप या इंच टेप बोलते हैं, जो दर्जी है वो लोग अपने सिलाई के काम में लेते हैं। माप है तो, कपड़े की नाप है तो ना। इसमें देखो, फुट में भी दी गई, आपके फुट में दी गई है, फिर इसको इंच में और सेंटीमीटर, दो ही चीज़ों में विभक्त किया जाता है ना। तो सारों में 5 फुट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 5 फुट तो है ही इसकी। इंच में कितनी होगी? तो देखो मित्रों, 1 फुट में इंच होते हैं 12, 1 फुट बराबर 12 इंच होते हैं। तो 5 फुट में कितने इंच हो जाएंगे? 60, ठीक है।
तो 5 फुट में 60 इंच, ये दो विकल्प है, 5 फुट 60 इंच, 5 फुट 60 इंच, पहला और तीसरा विकल्प है। ठीक है, आगे देखिए सेंटीमीटर की बात करूँ तो फिर 1 इंच में 1 फुट बराबर 12 इंच, और 1 इंच बराबर सेंटीमीटर होता है 2.54 सेंटीमीटर, लगभग 2.50 सेंटीमीटर। तो फिर 1 इंच में इतने होते हैं, तो 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूना 24, यानी कि लगभग 25 सेंटीमीटर किस में होते हैं, 1 इंच में इतना होता है, तो 12 में 25 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो फिर देखो देखो 1 मिनट, 12 इंच में फिर क्या होते हैं 25 सेंटीमीटर, यानी कि तो 1 फुट गया, 5 फुट के फिर 25 को 5 से करेंगे तो आएगा भाई साहब 125 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, 125 आएगा यहाँ पे। इस प्रकार आपके यहाँ पे विकल्प नंबर कौन सा सही रहेगा, तीसरा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो जो 120 सेंटीमीटर दे रखा है ये गलत है, तो यहाँ विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। भ्रमित मत होना, इसका सही उत्तर होगा 5 फुट 60 इंच और 125 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर 1 फुट की लंबाई है। ठीक है, यहाँ 5 फुट की चाहिए होती है, इसलिए 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 आएगा। विकल्प 3 सही है प्रश्न संख्या 3 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 देखिए, एक वर्ष में एक ही खेत में एक साथ 3-4 फसलें उगाया जाना कृषि का कौन सा प्रकार कहलाता है। एक वर्ष में एक ही खेत में एक साथ आप 3-4 फसलें उगाओगे तो यह कृषि का कौन सा प्रकार है। बारहनी कृषि नहीं, बारहनी कृषि तो बोलते हैं शुष्क कृषि को, यानी जो शुष्क क्षेत्र है जहाँ पे पानी की कम आवश्यकता वाले वहाँ पे की जाती है। ठीक है, इस खेती को कहते हैं जहाँ पे एक साथ 3-4 फसलें उगाई जाती है उसे रिले क्रॉपिंग बोलेंगे। ठीक है, रोपण कृषि होती है, विशेषतः किसी फसल की जाती है, जैसे कि चाय, कहवा, कॉफ़ी, रबड़, इनकी ना, जिनका विशेषतः निर्यात बेचने हेतु जो फसलें उगाई जाती है। और कृषि वानिकी यानी कृषि के साथ साथ में वानिकी भी, कृषि के साथ में बागवानी, झाड़ियाँ, इनकी भी खेती की जाती है। तो यहाँ विकल्प नंबर आपके 2 सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। निम्न में से सुमेलित युग्म कौन सा है। एक तरफ कृषि यंत्र दे रखे, दूसरी तरफ प्रयोग आपके आ रखे। ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित है, तो बखर जो कृषि यंत्र और निराई गुड़ाई के लिए काम आता है, यही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ देखने पता चल गया मुझे। बाकी देखो कल्टीवेटर बुआई में नहीं, गलत है। रिजर जुताई में भी नहीं है। सीडरिल में नहीं, उल्टा उल्टा है। तो देखो मैं बताऊँ आपको, बखर निराई गुड़ाई में आ जाएगा, कल्टीवेटर हो जाएगा आपके, कल्टीवेटर से जुताई की जाती है। इसके बाद रीजर किस में काम आता है, रीजर से तो मेड़ बनाते हैं, और सीड यानी बीज होते हैं, यानी बीज की तो बुआई करोगे, तो जो सीड ड्रिल है वो हो जाएंगे बुआई करने में। ठीक है, ये उल्टा आ रखा है। तो यहाँ पे 4 उपकरण ये तैयार हो गए। इसके अलावा एक होता है पाउडर, पाउडर यानी कि कीटनाशी का जो छिड़काव करते हैं वो होता है। एक होता है डस्टर। ठीक है, ये डस्टर क्या होता है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका आज का प्रश्न है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या, तो वहाँ पे प्रश्न संख्या जो 5 है ना मित्रों, फिर बता देता हूँ और कन्फ्यूजन हो जाओगे। प्रश्न संख्या 5 में विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। राज्य में मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा वितरण योजना कब प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा वितरण योजना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 2012 को अपने राजस्थान में पशुओं के लिए निःशुल्क दवा वितरण मुख्यमंत्री जी ने घोषित करी। 15 अगस्त 2012 से वर्तमान में चल रही है। 19 सितंबर 2014 की बात करूँ तो इस दिन जो ऊँट है उसको राज्य के पशु या राज्य पशु का दर्जा दिया गया। राज्य पशु चिंकारा भी है लेकिन वो वन्य है, और ये हो जाएगा पालतू श्रेणी में ऊँट। ठीक है, जो 19 सितंबर 2014 को घोषित किया गया। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या जो आपके 6 है ना मित्रों, उसमें विकल्प 2 सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 पे चलिए। राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित किए गए। राजस्थान में खादी और ग्रामोद्योग काम के लिए जो प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए वो कहाँ पे है। रामगढ़, सूरतगढ़, दुर्गापुर और कुक्स, कैथन व गसिंगपुर, सांगानेर, पुष्कर। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। यानी कि आपको बता दो, राजस्थान में खादी और ग्रामोद्योग प्रशिक्षण हेतु टोटल जो प्रशिक्षण केंद्र है ना, वो है मित्रों 3 प्रशिक्षण केंद्र। एक है सांगानेर जयपुर में, एक है पुष्कर जो अजमेर में, और तीसरा है मित्रों याद रखना वो भी माउंट आबू जो सिरोही जिले में पड़ता है। माउंट आबू अभ्यारण्य भी है यहाँ पे, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य है, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गजसिंह की ये हो गए, सांगानेर हो गया, पुष्कर हो गया, और माउंट आबू तीसरा हो गया। ठीक है, गजसिंहपुर की बात करूँ तो यहाँ पे राजस्थान में अपने जो मित्रों गजसिंहपुर कहाँ पे है, श्री गंगानगर में आता है गजसिंहपुर। यहाँ पे क्या होता है, जो मतलब लकड़ी निर्मित जो खिलौने वगैरह होते हैं वो
सॉरी लकड़ी क्या मतलब, ये औजारों के लिए, औजारों का निर्माण होता है ना, वैसे लकड़ी से संबंधित है। ज़्यादातर औजार निर्माण यहाँ पे बनाए जाते हैं गढ़सिंहपुर में। कैथून में बात करूँ तो एकमात्र विभीषण जी का मंदिर, विभीषण जी थे जो रावण के भाई थे, उनका मंदिर, एकमात्र मंदिर अपने पूरे भारत में यहाँ राजस्थान के कोटा कैथून में है ना, वहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो मित्रों विकल्प 4 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 7 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? आपके ये प्रश्न बहुत ही काम आएंगे ना एग्जाम में, यहीं से प्रश्न आएंगे जो आपने नहीं देखे हैं, आपका रिवाइज हो रहा है। ठीक है, और ये प्रश्न आप वहाँ पे कर दोगे। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष उपभोक्ता मामलों का प्रभारी केंद्रीय मंत्री तो सही है। देखो संरक्षण परिषद की बात हो जाएगी सब में, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की, और फिर जिला मंच आएगा। तो जो केंद्र में है उसका उपभोक्ता मामलों का प्रभारी केंद्रीय मंत्री होगा, सही है। जो राज्य में दे रखा है ना राज्य उपभोक्ता संरक्षण, उसका कौन होगा? राज्य सरकार में जो उपभोक्ता मामलों पर मंत्री, ये भी सही है। अब जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का जिलाधीश होता है या जिला मंच की स्थापना जिलाधीश द्वारा की जाती है, कौन सा होगा इसमें बताओ? तीसरा सही या चौथा सही, आप बताइए। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद है, उसका अध्यक्ष तो हो गया प्रभारी केंद्रीय मंत्री होगा उपभोक्ता मामले में। राज्य उपभोक्ता जो संरक्षण परिषद है उसमें आ जाएगा राज्य का। अब जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद है, इसका अध्यक्ष जिलाधीश होता है या नहीं होता है? और जिला मंच की स्थापना जिलाधीश द्वारा की जाती है, नहीं की जाती? तो मित्रों देखो इसका आंसर में मैं खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि इसका आंसर मैंने दो जगह पढ़ा है। ठीक है, दो जगह ये प्रश्न दो बुकों में अलग अलग पढ़ा है ना, दो बुक में अलग अलग पढ़ा है मैंने। ठीक है, अब देखिए इसके मैं आपको, हालांकि जैसे कि पहला वीडियो पर्यावरण का भी बनाया था, ठीक है, वो पहला वीडियो बनाया, उसका 2-4 प्रश्नों में बिल्कुल जो कन्फ्यूजन था उत्तर, यानी कि सॉल्यूशन, फिर इस वीडियो में जो सॉल्यूशन होगा, यानी कि ऐसे कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे, उसमें फिर अंत में एक वीडियो ऐसा ले लेंगे जिसमें 30 प्रश्न होंगे, वो सॉल्यूशन पे होंगे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे सॉल्यूशन है मेरे अनुसार, कन्फ्यूजन है क्योंकि दो बुकों में पढ़ा है और अभी तक मैंने कंफर्म नहीं कर पाया। जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष जिलाधीश होता है, जिला मंच की स्थापना जिलाधीश द्वारा की जाती है, कौन सा होता है? ठीक है, तो मेरे अनुसार तो यहाँ पे 3 लगाऊंगा मैं, ये असुमेलित है, चौथा सही है, मैं तो ये बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिलाधीश सही है या नहीं है? सॉरी तीसरा नहीं, मैं यहाँ पे चौथा बताऊंगा, बाकी आप बताना कौन सा है ना। सॉरी इसके लिए तीसरा नहीं, तीसरा तो सही है, जिला उपभोक्ता परीक्षण का जो जिलाधीश होता है वो सही है, लेकिन मेरे अनुसार जिला मंच होते हैं ना, उनकी स्थापना जिलाधीश नहीं करती, मेरे अनुसार बता रहा हूँ। ठीक है, आपको जो उत्तर लगे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बाकी उस वीडियो में ज़रूर इस पर भी चर्चा की जाएगी है ना, कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, विकल्प 3 ही सही, विकल्प 4 सही मानना असत्य पूछा है। तो प्रश्न संख्या 8 में आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 है, मीटर गेज या मीटर लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? मीटर गेज या जिसे मीटर लाइन भी बोले जाती है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है? देखो मुख्य रूप से वो 3 प्रकार की लाइन होती है। 1 मीटर में मित्रों 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर बराबर 1000 mm 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 1.67 या 670 मीटर मिलेंगे आपको, तो उसको 1000 मिलीमीटर में करेंगे तो 1676 मिलीमीटर हो जाएगा। ये कौन सी है? ये है ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज की चौड़ाई है मित्रों ये। दोस्तों ब्रॉड गेज होती है जिसे कहते हैं बड़ी लाइन। ठीक है, 762 ये होती है मित्रों नैरो गेज की, नैरो गेज है ना छोटी लाइन। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। और 1000 मिलीमीटर यानी कि 1 मीटर कह सकते हैं, 1000 मिलीमीटर या फिर 1 मीटर कह सकता हूँ, ये होती है किसकी? मीटर गेज या मीटर लाइन की, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1 मीटर या 1000 मिलीमीटर। जबकि 1435 मिलीमीटर क्या है? 3 प्रकार की मैंने बताई, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, इसे मीटर गेज या मीटर लाइन कहते हैं। ब्रॉड गेज बड़ी लाइन, ये छोटी लाइन, ये मीटर गेज या मीटर लाइन। 1435 मिलीमीटर है, याद रखना, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड गेज, स्टैंडर्ड गेज बोलते हैं। और इस पे जो दिल्ली की मेट्रो है ना वो चलती है, दिल्ली की जो मेट्रो है वो इस पे चलती है स्टैंडर्ड गेज पे। 1435 मिलीमीटर है, यानी कि 1.40 या 400 जो मीटर होते हैं। ठीक है, तो मित्रों विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 9 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 देखिए, वर्षा जल संचय योजना का क्या उद्देश्य है? वर्षा जल संचय योजना उद्देश्य, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन,
एक मिनट रुकना मित्रों, ये प्रश्न बहुत बड़ा है, थोड़ा सा इसको बहुत जूम करना होगा, लेकिन दिख जाएगा। ठीक है, तो मित्रों देखिए इस प्रश्न को, वर्षा जल संचय योजना का उद्देश्य है, दिख जाएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। वर्षा जल संचय योजना का उद्देश्य पूछा है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन है, जल संग्रहण ढांचों में बेकर आने वाले उपजाऊ मिट्टी को रोककर मृदा संरक्षण करना है, कुओं व नलकूपों की सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना है, या भूजल का पुनर्भरण। चार विकल्प दे रहे हैं, सही उत्तरों वाला विकल्प कौन सा वो चयन करना है। एक दो तीन, दो तीन चार, एक दो तीन चार, या दो तीन, कौन सा। देखो सबसे पहले आप लगाओगे कि जल संग्रहण ढांचों में बेकर जो उपजाऊ मिट्टी आती है उसको रोककर मृदा संरक्षण करते हैं, वो तो होता है इसमें। आप करोगे कुओं और नलकूपों की सिंचाई क्षमता में भी वृद्धि करते हैं, कुओं नलकूपों में इकट्ठा करते हैं वर्षा जल को, ये भी आप करोगे। आप दो और तीन तो कर दोगे, लेकिन दो तीन तो सारों में आ रखे, चारों के चारों विकल्प में इनमें आ रखे हैं। ठीक है, आपको बता दूं मैं, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार भी मिलता है, क्योंकि वर्षा से जैसे वर्षा का जल इकट्ठा करके जल से फिर विद्युत उत्पन्न की जाती है, तो वहाँ पे उद्योग लगेंगे, बिल्कुल रोजगार का सृजन होगा, और भूजल का पुनर्भरण भी तो होगा। तो इसका मतलब क्या है मित्रों, चारों के चारों विकल्प ही सत्य है, याद रखना। घुमा फिरा कर पूछ ले कौन सा उद्देश्य नहीं है, इसलिए मैं प्रश्न लेकर आया ना, इसलिए आपके तो याद रखना। आपको दो तो सबको दिखेंगे ना, दो तो नॉर्मल दिखेंगे, लेकिन कंफ्यूजन होगा कि रोजगार का सृजन पानी इकट्ठा करने से कैसे होगा, भूजल पूर्ण होगा कि नहीं होगा, इनमें कंफ्यूजन। जो कंफ्यूजन वाले प्रश्न है कि ये उत्तर लगाऊं या ये उत्तर लगाऊं, ऐसे प्रश्न के लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11वें पर। प्रश्न संख्या 11 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी की संगत परिभाषा कौन सी है। संगत मतलब सही परिभाषा। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो जिसमें कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग कार्य करने लगते हैं, बिल्कुल यही है भाई इसकी। कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग कार्य करने लगते हैं, यानी कि चाहिए 5 वहाँ पे करते हैं 15, फिर उनको हटाओ तो भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये इसका सही उत्तर है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रत्येक वर्ष एक निश्चित मौसम में काम नहीं होने की स्थिति, मौसम में एक निश्चित मौसम क्या रही ना, इसे कहेंगे मौसमी बेरोजगारी, ये भी याद रख लेना। औद्योगिकरण के कारण गांव से शहरों की श्रम शक्ति का पलायन हो रहा है, तो उत्पन्न बेरोजगारी, तो औद्योगिकरण के कारण हो रही है, इसे बोलते हैं औद्योगिक बेरोजगारी। जिसमें लोग मजदूरी की प्रचलित जरूरत से कम पर भी काम करने को तैयार होते हैं, किंतु उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता। जैसे क्या होता है कि कभी कभार लोग बहुत कम रेट पर भी काम करने को होते हैं, कब, जब सीजन नहीं होता, काम नहीं मिल पाता ना, इसे बोलते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। चार प्रकार की बेरोजगारी आपके तैयार हो गई। ठीक है, विकल्प एक सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 11वें में। चलते हैं प्रश्न संख्या 12वें पर, चलिए। पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। पंचायती राज संस्था का चुनाव लड़ना है किसी प्रत्याशी को, तो न्यूनतम आयु सीमा हो जाएगी उसकी 21 वर्ष, इसका सही उत्तर है। जबकि 18 वर्ष कब चाहिए, मतदान के हेतु पंचायती राज में। ठीक है, आगे चलिए प्रश्न संख्या 13वें पर। ये आपके नया टॉपिक है बिल्कुल, जैसे मेला, लोक देवता वगैरह ना। तो निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, जो रीट में न्यू टॉपिक है वो भी इसमें शामिल कर लिए गए। ठीक है, गोगा मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी, मल्लिनाथ मेला चैत्र कृष्ण एकादशी, तेजा मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी, रामदेव मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी। तो रामदेव मेला का अभी जैसे कि न्यूज़ आया था कि जो इस बार लगने वाला है वो कोरोना के क्या है कि वापस केसेस बढ़ चुके हैं, तो बाढ़ अन्य राज्यों के बढ़ चुके, अन्य राज्यों के इसमें बिल्कुल आते हैं। जैसे राजस्थान के अलावा, जैसे आपको बता दूं मैं, गुजरात में छोटा रामदेव रहा है, तो राजस्थान के अलावा गुजरात है, मध्य प्रदेश है ना, हिमाचल है, वहाँ पर भी रामदेव जी के बहुत भक्त है, वहाँ पे मंदिर बने हुए, तो इसलिए वो भी इनमें आएंगे। तो क्या कि बाहरी राज्यों में जैसे कोरोना का प्रभाव ज़्यादा, इस प्रकार इस बार इसको भी पोस्टपोन कर दिया, रामदेव मेला को भी। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी लगता है, ये सही कथन है। तेजा मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, कथन सही है। मल्लिनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, याद रखना, तिलवाड़ा बाड़मेर में है ये जगह। चैत्र कृष्ण एकादशी को मेला बढ़ता है, इनका सही है। मल्लिनाथ जी, जिनको रावण मालदेव बोला जाता है, जो कि आपने सुना होगा नाम, रानी रूपा दे के भजन, उनके पति थे। ठीक है, बाकी गोगा मेला की बात करूँ तो भाद्रपद शुक्ल नवमी नहीं है, कब है, कृष्ण नवमी, यानी कि कल के दिन है। आज जन्माष्टमी है, कल कृष्ण नवमी को कृष्ण पक्ष चल रहा है अभी, है ना, जिन आप अंधेरो पकवाड़ बोला। ठीक है, तो कृष्ण नवमी इसका हो जाएगा सही, भाद्रपद कृष्ण नवमी, शुक्ल नवमी नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत है, तो विकल्प एक उत्तर होगा प्रश्न संख्या 13वें में। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 14वें पर। प्रश्न संख्या 14, राजस्थान में उत्सवों के अवसर पर किस जाति में नाचने और गाने वालों को कंसुबा पिलाने का रिवाज। अच्छा प्रश्न।
राजस्थान में क्या होता है, उत्सव होते हैं ना, उनके अवसर पर किस जाति के नाचने और गाने वाले, जैसे कि जिन्हें बाजेदार बोला जाता है, बाजे वाले, उनको कंसुबा पिलाया जाता है। ये रिवाज किस जाति में, जाट, राजपूत, जैन या सहरिया। मुख्य रूप से जैसे कंसुबा नाम आ रखा है, पिलाने का रिवाज वगैरह, इससे सब लोग क्या करेंगे, सब लोग जाएंगे नीचे वाले क्षेत्र, यानी कि जो अनुसूचित जाति जनजाति, सहरिया करेंगे। इसमें इसमें 90% लोग सहरिया करेंगे। क्यों, प्रश्न ही ऐसा है, कंसुबा पिलाने का रिवाज वगैरह, है ना। आपने अपनी जातियों में तो सुना नहीं होगा, ठीक है। तो अनुसूचित जाति का हमें पता नहीं क्या होता है, उनमें क्या रिवाज है, अलग अलग रिवाज होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर ये करेंगे तो गलत है, इसीलिए मैं इसे प्रश्न लेके आया। ये राजपूतों में चलता है, ठीक है। विकल्प 2 सही हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 15वें पर। राज्य में भैंसों का चित्रा नाम से विख्यात है। भैंसों का चित्रा, जो अपने टॉपिक है चित्रकला चित्रशैली, नए टॉपिक, वहाँ से प्रश्न है। भैंसों का चित्रा कौन है, तो भैंसों का चित्रा परमानंद चोयल को माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमानंद चोयल भैंसों का चित्रा कहलाते हैं, जबकि गोवर्धन लाल बाबा पूछे तो ये भीलों का चित्रा कहलाते हैं, ठीक है। भीलों का चित्रा। कृपाल सिंह शेखावत ये हस्तकला वगैरह के लिए ना, ब्लू पोट्री के लिए, सॉरी, ब्लू पोट्री जो जयपुर के है ना, उसके लिए जाने जाते हैं कृपाल सिंह शेखावत। तो विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 16वें पर। बीकानेर के किस शासक को जांगलदर बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया। जांगलदर बादशाह, महाराजा अनूप सिंह, महाराजा कर्ण सिंह, महाराजा राय सिंह, महाराजा सूर सिंह। ज़्यादातर क्या करेंगे, महाराजा राय सिंह। आपको बता दूं, महाराजा राय सिंह ने तो बीकानेर नगर की स्थापना की थी। बीकानेर नगर की स्थापना करने वाले थे महाराजा राय सिंह। जांगलदर बादशाह की उपाधि आपको बता दूं किसको दी गई, महाराजा कर्ण सिंह को। ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 17वें पर। तुतीकोरिन पतन किस राज्य में स्थित है। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तुतीकोरिन पतन कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तुतीकोरिन ते से तुत्ती, ते से तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है। इसको आपको बता दूं 12 जुलाई 1974 की बात है। 12 जुलाई 1974 की बात है। इसको मतलब देश के, अपने भारत के 12 बड़े पतन है, भारत में 12 बड़े पतन मनाए गए हैं, उनमें से बड़े पतन का दर्जा दिया गया इसको 12 जुलाई 1974 को, तुतीकोरिन पतन। इसका एक और नाम है वी.ओ. चिदम्बरम। चिदम्बरम ऐसे नाम चलते हैं वहाँ पे, चिदम्बरम पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो विकल्प 4 सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 17वें में चलते हैं प्रश्न संख्या 18वें की तरफ। परिवहन का सबसे सस्ता व सुगम साधन कौन सा है। सबसे सस्ता पूछा है, सबसे सुगम कौन सा है। सड़क परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन। तो जल परिवहन आपको बता दूं सबसे सस्ता भी है, सुगम भी है, ठीक है। विकल्प 2 सही उत्तर होगा यहाँ पे। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। बड़ी आंत किन दो भागों में बटी होती है। मित्रों, एक बड़ी आंत होती है, एक छोटी आंत होती है। बड़ी आंत को बोला जाता है बृहदांत्र, ठीक है। छोटी आंत्र को बोला जाता है शुद्रांत्र। छोटी आंत, छोटी आंत की बात करूं, उसका जो आगे का भाग है उसे तो बोला जाता है ग्रहणी, और जो शेष भाग बचता है वो इलियम, ठीक है। ये छोटी आंत या शुद्रांत्र की चीज है, और ग्रहणी इसका आगे का भाग बोला जाता है, इलियम शेष बचा भाग, ठीक है। तो इस विकल्प को हटाओ। तो ग्रहणी तो छोटी आंत में हो गई, ये भी हटेगा, और इलियम भी छोटी में होगा, ये भी हटेगा। यानी कि बृहदांत्र और मलाशय। बड़ी आंत दो भागों में बटी होती है, बृहदांत्र और मलाशय में। 19वें प्रश्न में आपके विकल्प नंबर 1 सही है। चलिए प्रश्न संख्या 20 पर। प्रश्न संख्या 20 है, निम्न में से किसके प्रति ग्राम ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। प्रति ग्राम ऑक्सीकरण हो गया तो सर्वाधिक ऊर्जा मिलेगी। विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन। इनको देखोगे तो पता चलेगा कि ये प्रश्न आने वाले हैं कि नहीं। देखो आपको बता दूं, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया ना 2 चीज़ों में होती है, विटामिन में भी नहीं होती, प्रोटीन में। जितने भी आपके जो तत्व है संतुलित भोजन के 6-7, उनमें 2 में होती है। तो कार्बोहाइड्रेट में होगी, एक वसा में होगी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। कार्बोहाइड्रेट में आपको बता दूं प्रति ग्राम का पूछा है, तो 1 प्रति ग्राम, 1 ग्राम या कह सकता हूँ 1 प्रति ग्राम से कार्बोहाइड्रेट का अगर ऑक्सीकरण करे तो फिर मिलती है 17 किलो जूल ऊर्जा। याद रखना, 17 किलो जूल ऊर्जा मिलती है। जबकि वसा में अगर ऐसा करें तो वहाँ पे मिलती है भाई साहब 37 किलो जूल ऊर्जा, ठीक है, 37 किलो जूल। तो सर्वाधिक किससे मिलती है, वर्षा से। तो विकल्प 3 सही है प्रश्न संख्या 20 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। प्रश्न संख्या 21 कि जैव समुदाय आपस में एक दूसरे की क्रिया व अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। इन जैव समुदायों द्वारा मिलकर संगठन के किस स्तर का निर्माण किया जाता है। जो संगठन स्तर वगैरह ये है ना आपके, तो जैव समुदाय आपस में मिलते हैं तो कौन सा स्तर होता है,
तंत्र, जैव मंडल, उत्तक या पारिस्थितिकी। तो आपको बता दूं जैव समुदाय आपस में मिलेंगे तो जैव मंडल इस तरह का निर्माण होगा। विकल्प 2 सही है प्रश्न संख्या 21 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 22 पे। बहुत ही अच्छे प्रश्न है मित्रों। कटल फीस के नाम से जाना जाता है। कटल फीस, कटल फीस और एक और नाम इसका वो आप बताओ। कटल फीस को और किस में कहते हैं? कटल फीस को आपको बता दूं जैसे ये संघ में बटी हुई होती है। देखो कटल फीस होती है मित्रों नॉन कोऑर्डेटा। आप जो पढ़ोगे ना साइंस में आप देख लेना, आपने पढ़ा होगा। कोऑर्डेटा होते हैं यानी कि पृष्ठवंशी या जिसे बोलते हैं कशेरुकी। नॉन कोऑर्डेटा, जिसे नॉन कोऑर्डेटा भी कह सकते हैं, जिसे कहते हैं अपृष्ठवंशी या जिसे बोलते हैं एकशेरुकी, यानी कि जिनमें पीठ की हड्डी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो नहीं होती। ठीक है, नहीं होती है इसलिए नॉन नहीं होती इनमें। दूसरा कोऑर्डेटा संघ उसमें होती है। ठीक है, तो नॉन कोऑर्डेटा में ये जो कटल फीस आती है वो है मोलस्क का संघ से। संघ भी आते हैं ना बाद में फिर, तो जो मोलस्क का संघ चलता है ना उसमें ये कटल फीस है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मित्रों सीपिया। पाइला टेरिडो लोलिगो नहीं बोलते, सीपिया ही कटल फीस का दूसरा नाम है। विकल्प 2 सही है प्रश्न संख्या 22 में। बढ़िया प्रश्न है, मैंने व्याख्या भी इसकी कर दी अच्छी तरह से। प्रश्न संख्या 23 पे चलते हैं। राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम है। एक और अच्छा प्रश्न जो आपके राष्ट्रीय पत्रिका आ रहे हैं ना वहाँ से। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। इसका वैज्ञानिक नाम पाओक्रिस्टेटस। ये है मित्रों मोर का वैज्ञानिक नाम। प्रश्न ऐसा बनाऊंगा जो आपके 2-3 तैयार होंगे। मेनिगिफेरा इंडिका है आम का। नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन ये है कमल का। तो विकल्प 3 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 23 में। ट्रिक बता दूं, मोर कहता है पानी पावो 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 कृष्ण मोर का। ठीक है, आम खाता है वो जिंदाबाद यानी कि इंडिका, इंडिया जिंदाबाद। आम खाए जो जिंदाबाद। आम की वैसे किस्म भी इंडिका है, मैंने की फिर इंडिका। कमल कहाँ लगता है? गार्डन में। ये रहा गार्डन। ठीक है, ऐसे ट्रिक बना के याद कर लेना। फिलहाल विकल्प 3 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 23 में। आगे चलिए प्रश्न संख्या 24 पर। प्रश्न संख्या 24 देखो मित्रों, थोड़ी सी क्या की तबीयत में भी नाजुक है तो इसलिए आवाज़ थोड़ी सी कम, उसको एडजस्ट कर लेना। प्रश्न संख्या 24। पदार्थ जिस तापमान पर वाष्प बनने लगता है उसे कहा जाता है गलनांक, गैसांक, विंडन बिंदु या क्वथनांक। पदार्थ जिस तापमान पर वाष्प बनता है ना उसे कहते हैं मित्रों क्वथनांक। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 25 पे। 25 प्रश्न है। 25वां प्रश्न है कोयले का कौन सा प्रकार सर्वोत्तम है? कोयले का कौन सा प्रकार है सर्वोत्तम? सबसे उत्तम। ठीक है, सबसे निम्न श्रेणी का है पीट। सबसे निम्न क्यों? इसमें 60 से 65% कार्बन होता है। ज़्यादा धुआं देता है, ज़्यादा राख देता है, ज्वाला कम देता है। 65% कार्बन। सबसे सर्वश्रेष्ठ है एंथ्रेसाइड। बिट्टूमनी लिग्नाइट नहीं, एंथ्रेसाइड सबसे सर्वोत्तम है ये। क्यों? इसमें 95 से 98% कार्बन की, 90 95 98 ऐसी कुछ कार्बन की मात्रा पाई जाती है इसमें, 95 से 98 लगभग। ये धुआं भी कम देगा, राख भी कम देगा, उच्च ताप देगा, इसलिए सर्वोत्तम होगा। ठीक है, कोयला निर्माण की अंतिम अवस्था है। तो विकल्प 4 सही है प्रश्न संख्या 25 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 26 पे। परमाणु ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? परमाणु ऊर्जा का स्रोत तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रेडियो एक्टिव पदार्थ। विकल्प 1 व 2 दोनों। विकल्प 1 व 2 दोनों सही है, यानी कि नाभिकीय विखंडन भी है, नाभिकीय संलयन भी परमाणु ऊर्जा का स्रोत है। प्रश्न संख्या 26 में विकल्प नंबर 4 सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 27 पे। ये लीजिए, जैसा पिछला जो पर्यावरण का वीडियो था ना मित्रों, उसमें एक प्रश्न था चौधरी चरण सिंह, है ना, वो विज्ञान अनुसंधान केंद्र वो कहाँ पे है? कृषि विपणन संस्थान था चौधरी चरण सिंह। कृषि विज्ञान विपणन संस्थान कहाँ पे है? तो वो जयपुर में था। वो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। काफ़ी लोगों ने मेरे पास मैसेज भी किया था कि सर बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, वो बहुत बढ़िया प्रश्न लगा उनको। उसी प्रकार एक और प्रश्न वैसा मैं लाया हूँ, राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो राजीव गांधी क्षेत्रीय, ये देखो वे भी वेरी इंपॉर्टेंट है नाम। आपको जैसे प्रश्न पढ़ते हैं ना, जो जिनकी अच्छी तैयारी उनको तो देखते ही पता चलता था कौन सा प्रश्न मोस्ट है, कौन सा ऐसे इजी लाया गया। ठीक है, तो राजीव गांधी क्षेत्रीय याद कैसे रखना है? सरिस कलवर, रणथंभौर सवाईमाधोपुर, राष्ट्रीय जैसलमेर मरु उद्यान में, या केवलादेव भरतपुर में। रे से राजीव गांधी ना, तो रे से रणथंभौर कर देना, ये इसका उत्तर है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर, जहाँ चौथ का बरवाड़ा है, त्रिनेत्र गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। हाँ ठीक है, तो दूसरा विकल्प है सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 27 में। चलती है आगे प्रश्न संख्या 28 में। हरित गृह प्रभाव का परिणाम क्या है मित्रों? हरित गृह प्रभाव
का परिणाम विश्व में वनों का विस्तार नहीं होगा और ना ही वनों की समाप्ति, वन से संबंधित है ही नहीं। कृषि उत्पादन में वृद्धि ऐसा भी नहीं। हरित गृह प्रभाव से होता क्या, संसार में तापमान में वृद्धि होती है, यानी कि जो CO2 है ना उस चीज़ से, कार्बन डाइऑक्साइड से, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, CO2 में वृद्धि, यही हरित गृह प्रभाव है। CO2 में वृद्धि होती है, विश्व के तापमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी, याद रखना, ठीक है। तीसरा विकल्प है आपके यहाँ सही उत्तर है प्रश्न संख्या 28 में। चलिए प्रश्न संख्या 29 पे देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाल विवाह का दुष्परिणाम कौन सा नहीं है। बाल विवाह का दुष्परिणाम नहीं नहीं पूछा है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। मात्र मृत्यु दर में कमी, देखो हालांकि मैंने चारों ऑप्शन यही लिए, एक उपयुक्त सभी कर देता ना मैं, तो आप फटाफट पढ़ के उपयुक्त सभी कर देते, ठीक है। तो देखो बाल विवाह, छोटी उम्र में विवाह कर देने से क्या होना, तो जनसंख्या में वृद्धि होगी, क्योंकि छोटी उम्र में फिर बालिकाएं माँ बनेगी, तो है ना, जनसंख्या में वृद्धि तो होगी, ठीक है। तो ये इसका दुष्परिणाम है ये तो। उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाना, बिल्कुल, जब बाल विवाह होता है फिर उस शिक्षा से वंचित रह जाते हैं बालक, ये भी होगा। बच्चों का मानसिक विकास तो अवरुद्ध होना ही है ना, तो ये भी होगा। एक नंबर नहीं होगा, क्यों, मात्र मृत्यु दर, देखो छोटी उम्र में जो बालिकाएं फिर माँ बनती है, माँ बनने की वो परिपक्व अवस्था नहीं होती, ठीक है। माँ बनने की परिपक्व अवस्था मित्रों दे रखी है 16 या फिर 18 से 35 वर्ष होती है ना, ये एक उम्र होती है जिसमें माँ बनने की एक परिपक्व अवस्था मानी गई, 16 से 18, यानी 16 से 35 या 18 से 35 ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इसमें कि मात्र मृत्यु दर में कमी नहीं बल्कि बढ़ोतरी आती है, जिसमें मात्र मतलब माताएं भी, मतलब उनकी भी डेथ हो जाती है, बालिकाओं की मात्र माता का रूप बनने पे। और दूसरी बात कि जो इनके शिशु होते हैं तो वो भी अपरिपक्व अवस्था में, तो उनकी भी मृत्यु होती है, यानी कि मात्र मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में वृद्धि होती है, न कि कमी। तो यहाँ पे विकल्प एक सही उत्तर है प्रश्न संख्या 29 में। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, जो कि आपके नया टॉपिक लोक देवता वहां से लिया गया है। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं, किस लोक देवता को तलवारधारी अश्वरोही के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको बता दूं मैं, बिल्कुल काफ़ी छात्र गलत प्रश्न बताएंगे इसको। बाबूजी, रामदेव जी, तेजाजी या देवनारायण जी। देखो देवनारायण जी जो विष्णु के अवतार है, कमल का फूल हाथ में, ठीक है। इसके अलावा रामदेव जी, देवनारायण जी विष्णु के अवतार हैं, रामदेव जी कृष्ण के अवतार हैं, और रामदेव जी अर्जुन के वंशज है, ठीक है। अब दो विकल्प बचे, उनमें से होगा या तो पाबू जी होगा या तेजा जी होगा। तो हालांकि तेजा जी के बारे में बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, प्रसिद्धि भी ज़्यादा है, तो मैं बता दूं आपको, आप जब भी देखोगे तो आपने कहानी आपको तो मतलब उनके भजन मुख मंडल पे याद है कि मतलब भाला की अणिया पे नाग चढ़ा था ना, तो मतलब भाला हाथ में किनके साथ, तेजा जी के। तो आप उस हिसाब से तो भाई इसका उत्तर आप करोगे कि भाई ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इनके तो भाला था, तो फिर बाबू जी होना चाहिए। लेकिन बता दो आपको बिल्कुल गलत है, ठीक है। भालाधारी अश्वारोही पूछे तो बाबू जी होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, और कोई कंफ्यूजन नहीं है, आराम से कैसे बेस कर लेना मेरे से। बालाधारी अश्वारोही तो फिर पाबू जाएगा, 101% है, लीजिए। और 101% है मित्रों, तेजा जी ही तलवारधारी अश्वारोही के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वो तलवार से हालांकि लड़े थे उस समय। तो तलवारधारी अश्वारोही तेजा जी ही दे रखा है सभी पुस्तकों में, और वही काम आएगा हमारे, ठीक है। कहीं पे भी इस किसी पुस्तक में उल्टा जिक्र नहीं किया गया, तो वही हमारे काम आएगा, ठीक है। हालांकि हाथ में इनके अश्वा में, धारारोही में अश्वा, जब ये अश्व पे जब बैठे हुए हैं, अश्वधारी है, तब उनका अश्वारोही है, आरोहण है अश्व पे, तो उस समय तेजा जी के हाथ में भाला था, लेकिन और भाला है, लेकिन ये तलवारधारी अश्वारोही तेजा जी कहलाएंगे। भालाधारी अश्वारोही पूछे तो पाबू जी करना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मित्रों ये थे आज के 30 पर्यावरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, रीट एक, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए। आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा, तो जैसे हम मेहनत करें वैसा हमें बिल्कुल सपोर्ट देना। पिछले वीडियो में आपने सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट में अपना स्कोर कमेंट कीजिए कि 30 में से कितने प्रश्न सही रहे, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही अगले और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।